नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सक्सेस विद हिमांशु में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज हमारी बायो की दूसरी क्लास है। चैप्टर हमारा चल रहा है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। साथियों, जो इसकी पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने चर्चा करी कि न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने चर्चा करी कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, जिससे कि आईएएस परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया था। उसके बाद में हमने ग्रंथियों के बारे में चर्चा करी। हमने देखा ग्रंथियां 3 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित। फिर हमने देखा कि अंतःस्रावी विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो हमने देखा कि थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में साथियों हम लोग चर्चा कर रहे थे पीयूष ग्रंथि के ऊपर। ठीक है, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखती है, इसलिए हम लोग इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और पीयूष ग्रंथि के ऊपर हाइपोथैलेमस नियंत्रण रखता है, इसलिए हम हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर बोलते हैं। हमने पीयूष ग्रंथि के 3 भाग देखे, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। जो मध्य भाग है वो हमने देखा कि अवशेषीयन के रूप में पाया जाता है। साथियों, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है और इसका जो वजन है वो 0.03 ग्राम होता है। लिख लीजिए इस चीज को। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका जो आकार है वो मटर के दाने के बराबर होता है। इसका आकार मटर के दाने के बराबर होता है। और साथियों इसका जो वजन होता है वो 0.03 ग्राम होता है। इसका वजन 0.03 ग्राम होता है। साथियों, अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। साथियों, पीयूष ग्रंथि से 9 तरीके के टोटल हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं? एक आपका निकलता है ग्रोथ हार्मोन, एक आपका निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक आपका निकलता है एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एक आपका निकलता है थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक आपका निकलता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक निकलता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक आपका निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक आपका निकलता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और साथियों एक आपका निकलता है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये 9 तरीके के हार्मोन जो हैं वो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। सबसे पहले हम लोग इनके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, लिखिए पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं साथियों पीयूष ग्रंथि से? ये आप लोग याद करके रखिए, इससे आपको याद हो जाएगा। पहला ग्रोथ हार्मोन, साथियों इसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। दूसरा एल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद में
तीसरा एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। साथियों जो चौथा हार्मोन है वो कौन सा? थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा हार्मोन साथियों कौन सा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा कौन सा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक बार ये लिखिए, उसके बाद आगे चर्चा करें। कौन कौन से हार्मोन देखे हमने? एक ग्रोथ हार्मोन निकलता है, दूसरा एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, तीसरा एक एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, चौथा थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, पांचवा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। एक बार ये 5 के नाम लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। साथियों आगे चलिए। जो पांचवा है वो कौन सा है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। छठा कौन सा है? 1 मिनट, फॉलिकल आप लोगों ने लिखा है क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये छठा होगा, मेलानोसाइट छठा है, ठीक है। सातवां आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, कौन सा है सातवां? प्रोलैक्टिन हार्मोन। आठवां आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद में आपका जो नवा और लास्ट है वो कौन सा है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। नवा कौन सा है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एक बार ये और नाम लिख लीजिए, फिर उसके बाद में इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों जो सबसे पहला हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है हमारा? ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी अच्छा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, इसी को बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। और साथियों इसी का एक अन्य नाम हो रहा है एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये भी आप लोग याद रखिए, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच। साथियों जो ग्रोथ हार्मोन है, जैसा कि आप लोगों को इसके नाम से पता चल रहा होगा,
ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करता है, शरीर की वृद्धि करने में सहायक होता है। ठीक है, अब साथियों जितने भी हार्मोन होते हैं उनकी कमी से भी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और उसकी अगर अधिकता हो जाए तो भी हम लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। यानी कि क्या होता है कि कोई भी अगर हार्मोन है तो उसका बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है, एक संतुलित अवस्था रहनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, साथियों ग्रोथ हार्मोन जो है इसकी भी कमी बाल्यावस्था में अलग लक्षण उत्पन्न करेगी, अधिकता बाल्यावस्था में अलग लक्षण उत्पन्न करेगी, और अगर युवावस्था या वयस्क अवस्था की बात करें तो इसकी कमी या अधिकता अलग लक्षण उत्पन्न करेगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था साथियों, बाल्यावस्था के अंदर अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, ड्रैफेनिज्म रोग हो जाएगा। ड्रैफेनिज्म में क्या हो जाएगा कि व्यक्ति बौना रह जाएगा। और अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए बाल्यावस्था के अंदर तो जाइगेटिज्म नामक रोग हो जाएगा। और जाइगेटिज्म में क्या है कि व्यक्ति का शरीर जो है वो भीमकाय हो जाएगा, राक्षस जैसा हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको, कमी, कमी से कौन सा रोग होगा, ड्रैफेनिज्म। ड्रैफेनिज्म, ड्रैफेनिज्म में क्या होगा साथियों, व्यक्ति बौना रह जाएगा, व्यक्ति बौना रह जाएगा। अगर बात करें इसकी अधिकता की, तो अधिकता से कौन सा रोग होगा, जाइगेटिज्म। और जाइगेटिज्म से क्या होगा, व्यक्ति का शरीर भीमकाय हो जाएगा, राक्षसों जैसा हो जाएगा। जाइगेटिज्म, व्यक्ति का शरीर भीमकाय हो जाएगा। व्यक्ति का शरीर भीमकाय हो जाएगा। साथियों ये तो बात हो गई बाल्यावस्था की। अब अगर हम लोग बात करें वयस्क अवस्था की, ठीक है, साथियों वयस्क अवस्था के अंदर अगर हमारे ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, सीमंड रोग होगा। और अगर वयस्क अवस्था के अंदर इस हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा, एक्रोमेगेली रोग होगा। और इस एक्रोमेगेली रोग के अंदर क्या होगा कि व्यक्ति के पूरे शरीर के किसी भी एक अंग की लंबाई जो है या वृद्धि जो है वो हद से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लिखिए इसको, वयस्क अवस्था के अंदर कमी होकर हो जाएगी तो कमी से कौन सा रोग होगा, सीमंड रोग। सीमंड रोग होगा। ठीक है, और अगर अधिकता हो जाएगी तो अधिकता से क्या हो जाएगा, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली के अंदर क्या होगा कि व्यक्ति के पूरे शरीर के किसी भी एक अंग की जो लंबाई है वो सामान्य से ज्यादा हो जाएगी। व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग की वृद्धि सामान्य से अधिक हो जाएगी। सामान्य से अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये लिखिए एक बार, क्या देखा हम लोगों ने, ग्रोथ हार्मोन की कमी से और अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में हमने चर्चा करी। अगर बाल्यावस्था के अंदर इसकी कमी होगी तो ड्रैफेनिज्म नामक रोग होगा और ड्रैफेनिज्म के अंदर व्यक्ति बौना रह जाएगा। अगर हम लोग बात करें इसकी अधिकता की तो साथियों अधिकता से जाइगेटिज्म नामक रोग होगा और जाइगेटिज्म के अंदर व्यक्ति का जो शरीर है वो कैसा हो जाएगा, भीमकाय हो जाएगा। ठीक है, वयस्क अवस्था की बात करते हैं। वयस्क अवस्था में अगर कमी होगी तो कौन सा रोग होगा, सीमंड रोग होगा। और अगर अधिकता होगी तो अधिकता से कौन सा रोग होगा, एक्रोमेगेली रोग होगा। और एक्रोमेगेली के अंदर क्या होगा कि व्यक्ति के पूरे शरीर के किसी भी एक अंग की जो लंबाई है,
जो वृद्धि है वो सामान्य से ज्यादा हो जाएगी। लिखिए एक बार इसको, फिर आगे चर्चा करेंगे। साथियों जो अगला हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? दूसरे नंबर पे डालिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। साथियों ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये भी पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है, और इसका मेल और फीमेल दोनों के अंदर काम अलग अलग है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल के बारे में कि फीमेल के अंदर इस हार्मोन का क्या रोल है, साथियों फीमेल के अंदर ये अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया करवाता है। अब बात यह है कि अंडोत्सर्ग क्या होता है? साथियों महिला के अंडाशय में जो अंड कोशिका का निर्माण होता है, वो अंड कोशिका फैलोपियन ट्यूब में अंडाशय से, अगर आप इसको मैं लिखूं, इसको समझाऊं मैं आपको कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया अंडाशय से अंड कोशिका का फैलोपियन ट्यूब में आना अंडोत्सर्ग कहलाता है, और ये प्रक्रिया कब होती है? मासिक चक्र के 14वें दिन होती है। ठीक है, लिखिए एक बार इसको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लिखिए महिलाओं में ये अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को पूर्ण करवाता है, को पूर्ण कराता है। हमने देखा अंडोत्सर्ग क्या होता है? अंड कोशिका का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। कब होता है? मासिक चक्र के 14वें दिन होता है। लिखिए इसको भी, अंडोत्सर्ग अंड कोशिका का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना, फैलोपियन ट्यूब में आना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग कहलाता है, और ये प्रक्रिया कब होती है? मासिक चक्र के 14वें दिन। लिखिए इसको भी, यह प्रक्रिया मासिक चक्र के 14वें दिन होती है। साथियों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमने देखा कि फीमेल्स के अंदर क्या करता है, फीमेल के अंदर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को करवाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि मेल और फीमेल के अंदर दोनों में इसका फंक्शन अलग अलग है। अब मेल में क्या करेगा साथियों, ये मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया, जो शुक्र जनन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। देखिए इसको भी, पुरुषों में यह हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस,
स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन, शुक्र जनन अथवा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करवाता है, को पूर्ण कराता है। क्या चीज देखी हम लोगों ने? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखा हमने, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला दूसरे नंबर का हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन के बाद कौन सा हार्मोन निकलता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में हमने ये देखा कि इसका मेल और फीमेल के अंदर दोनों में फंक्शनिंग जो है वो अलग अलग है। हम लोगों ने बात करी सबसे पहले फीमेल की। फीमेल में हमने देखा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को करवाता है। और जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है उससे क्या मतलब है आपका? अंडोत्सर्ग का मतलब है कि अंड कोशिका का अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब में आना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। ये प्रक्रिया कब होती है? मासिक चक्र के 14वें दिन होती है। फिर हमने बात करी कि मेल के अंदर इस हार्मोन की क्या फंक्शनिंग है। मेल के अंदर ये क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन हम उसको बोलेंगे। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। एक बार इसको लिखिए, फिर हम लोग अगले हार्मोन पर चर्चा करेंगे। साथियों, जो तीसरे नंबर का हार्मोन है वो कौन सा है? एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। हेडिंग लगाइए, एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा है? एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडेनो कार्टिको ट्रोपिक हार्मोन। साथियों, एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि जब हम लोग पढ़ेंगे सेपरेटली, एड्रीनल ग्रंथि हम लोग पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। अभी आप केवल इतना सा लिखिए, ये हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। साथियों, ये हमारा तीसरे नंबर का हार्मोन था, जो कि किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, चौथा हार्मोन कौन सा है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए आप लोग इसको, चौथा हार्मोन कौन सा साथियों? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। साथियों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जैसा कि इसके नाम से आप लोगों को पता चल रहा है,
थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करने का ये काम करता है। ठीक है, लिखिए इस चीज को। ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करते हैं, प्रेरित करता है। साथियों एक बार ये लिखिए, उसके बाद हम लोग 5वें जो हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों जो 5वां हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला, वो कौन सा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हेडिंग डालिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। साथियों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का भी मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग फीचर है। सबसे पहले बात करेंगे फीमेल की। साथियों जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उसके अंदर ये oogenesis की प्रोसेस जो है उसको करवाता है। अब बात आती है कि oogenesis क्या होता है। साथियों अंड कोशिका के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। और यही बात अगर हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मेल के केस में करें तो मेल के केस में ये क्या करेगा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया करेगा। ठीक है, लिखिए इसको। महिलाओं में यह oogenesis के लिए उत्तरदायी है। oogenesis के लिए उत्तरदायी है। अब लिखिए oogenesis क्या होता है, यहां डालिए oogenesis। अंड कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया, अंड कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है। oogenesis कहलाती है। मेल के केस में क्या करेगा? ये स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा मैंने आपको भी पहले भी बताया क्या करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। लिखिए इसको। पुरुषों में यह है स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए उत्तरदायी है। के लिए उत्तरदायी है। और
स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया, शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, एक बार इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे के हार्मोन्स के ऊपर चर्चा करेंगे। साथियों, जो छठा हार्मोन है हमारा, वो छठा हार्मोन कौन सा है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिखिए, हेडिंग लगाइए। कौन सा है छठा हार्मोन? मेलेनोसाइट मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। साथियों, हमारे शरीर के अंदर मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है, और ये जो मेलेनोसाइट है, ये मेलेनिन नामक वर्णक का संश्लेषण करता है। अब मेलेनिन का हमारी बॉडी के अंदर क्या फीचर है? मेलेनिन की अधिकता होने पर हमारे शरीर का रंग गहरा होगा, और मेलेनिन की कमी होने पर हमारे शरीर का रंग जो है वो हल्का होगा। ठीक है साथियों, हमारे शरीर के अंदर मेलेनोसाइट या मेलेनोमॉर्फस पाया जाता है। अगर मेलेनोसाइट या मेलेनोमॉर्फस से मेलेनिन बन रहा है तो उससे क्या होगा? शरीर का रंग गहरा होगा। और अगर मेलेनिन से मेलेनोसाइट या मेलेनोमॉर्फस बन रहा है तो उससे क्या होगा? शरीर का रंग हल्का होगा। दूसरी बात एक और, जो गिरगिट अपना रंग बदलता है वो ये एमएसएच के कारण ही बदलता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ही बदलता है। और ये जो रंग बदलने की प्रक्रिया होती है इसे हम लोग मेटाक्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, लिखिए, ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन में लिखिए, ये हार्मोन मेलेनिन नामक वर्णक का संश्लेषण करता है। मेलेनिन नामक वर्णक का संश्लेषण करता है। साथियों, मैंने आपको क्या बताया? हमारे शरीर में क्या पाया जाता है? मेलेनोसाइट या मेलेनोमॉर्फस पाया जाता है। मेलेनोसाइट मेलेनोमॉर्फस से अगर मेलेनिन बन रहा है तो शरीर का रंग कैसा होगा? गहरा होगा। और अगर मेलेनिन से मेलेनोसाइट या मेलेनोमॉर्फस बन रहा है तो शरीर का रंग कैसा होगा? हल्का होगा। लिखिए इस चीज को। हमारे शरीर में मेलेनोसाइट मेलेनोमॉर्फस पाया जाता है। मेलेनोमॉर्फस पाया जाता है। ठीक है, अगर मेलेनोसाइट या मेलेनोमॉर्फस से शरीर का रंग कैसा हो रहा है? मेलेनोसाइट या मेलेनोमॉर्फस से क्या बन रहा है? मेलेनिन बन रहा है, तो शरीर का रंग कैसा होगा? गहरा होगा। मेलेनोसाइट मेलेनोमॉर्फस, इनसे क्या बन रहा है? मेलेनिन बन रहा है। तो शरीर का रंग कैसा होगा? गहरा। शरीर का रंग कैसा हो जाएगा? गहरा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेलेनिन से क्या बन रहा है? मेलेनोमॉर्फस बन रहा है। मेलेनोमॉर्फस,
या फिर क्या बन रहा है, मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट। तो क्या होगा, शरीर का रंग गहरा हल्का हो जाएगा। शरीर का रंग कैसा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको लिखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। साथियों, इसके बाद जो 7वें नंबर का हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ठीक है, तो अब हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन की। सातवां हार्मोन कौन सा है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जिस भी शब्द के पीछे या जिस भी शब्द में लैक्ट आता है तो उसका रिलेशन किससे होता है, दूध से होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, जो महिला के स्तनों में जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं उसमें दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। लिखिए इसको, ये हार्मोन महिला के स्तनों में, महिला के स्तनों की दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है। साथियों, इसी वजह से इस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, दुग्ध हार्मोन भी बोलते हैं। लिखिए इस चीज को, इस हार्मोन को दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है। दुग्ध हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसके बाद जो हमारा 8वें नंबर का पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लगाइए हेडिंग, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। साथियों, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसे प्रसव सहायक हार्मोन, प्रसव पीड़ा हार्मोन, लव हार्मोन भी कहा जाता है। साथियों, जब गर्भावस्था का समय होता है, जो गर्भावस्था का समय है, उस समय पर ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय और योनि का जो एरिया है उसके अंदर संकुचन और शीतलन पैदा करता है, जिसकी वजह से जो प्रसव है, माता के पेट में जो प्रसव है वो आसानी से बाहर आ सके। इसीलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रसव सहायक हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जब प्रसव होता है तो उस समय पर जो दर्द उत्पन्न होता है महिला को, उस दर्द का उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हार्मोन माता में अपने बच्चे के प्रति प्रेम जागृत करवाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लव हार्मोन बोलते हैं। ये तीन चीजें जो है ये जरूरी है। ठीक है, लिखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन में ये हार्मोन गर्भावस्था के समय
गर्भाशय और योनि की मांसपेशियों में संकुचन और शीतलन पैदा करता है। योनि की मांसपेशियों में क्या करता है? संकुचन और शीतलन पैदा करता है। संकुचन और शीतलन पैदा करता है, जिससे प्रसव आसानी से माता के शरीर से बाहर आ सके। माता के शरीर से बाहर आ सके। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं? प्रसव सहायक हार्मोन बोलते हैं। इसे प्रसव सहायक हार्मोन कहा जाता है। प्रसव सहायक हार्मोन कहते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए साथियों, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा आप लोगों के साथ भी घटा होगा कि अगर आप लोग कोई गलती करके आते हैं तो आपकी माताजी कह देती हैं चल बेटा कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी आपको कूट देते हैं। तो उसके पीछे का कारण जो है वो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है। ठीक है, क्योंकि माताजी के अंदर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्लो हो रहा है, बट पिताजी में कोई ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए इसको। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के अंदर ही लिखना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। प्रसव के समय यह माता को दर्द की अनुभूति कराता है। दर्द की अनुभूति कराता है। दर्द की अनुभूति कराता है। इसी कारण इसे प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहा जाता है। प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहा जाता है। साथियों, इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा? माता में अपने बच्चे के प्रति क्या जागृत करवाता है? प्रेम जागृत करवाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लव हार्मोन भी बोलते हैं। देखिए, ये माता में अपनी संतान के प्रति प्रेम जागृत करवाता है। प्रेम जागृत कराता है। इस कारण इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। भी कहते हैं। ठीक है, लिखिए इसको एक बार।
साथियों इसके अलावा जो हमारा नवा और लास्ट जो हार्मोन बचा है वो कौन सा है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए नवा नंबर डालिए, एडीएच, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। साथियों ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में जल और लवण की मात्रा का संतुलन बना करके रखता है। ठीक है, ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है साथियों, ये मरुस्थल में रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसी वजह से एक कंगारू चूहा होता है, वो अपने जीवन में कभी पानी नहीं पीता। ठीक है, देखिए इस चीज को, ये हार्मोन हमारे शरीर में, ये हार्मोन हमारे शरीर में जल और लवण की मात्रा का, जल और लवण की मात्रा का संतुलन बनाए रखता है। संतुलन बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। साथियों ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उसमें हमारे रक्त दाब को क्या करता है? बढ़ाता है। साथियों अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग हो जाता है। और डायबिटीज इंसिपिडस नामक रोग का जो लक्षण है वो है पॉलीयूरेमिया। अगर बात करें हम लोग की पॉलीयूरेमिया क्या होता है, तो पॉलीयूरेमिया के अंदर व्यक्ति के जो मूत्र निष्कासन की दर होती है वो 10 से 15 गुना बढ़ जाती है साथियों। यानी कि सामान्य रूप से जो व्यक्ति एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर जो मूत्र निष्कासित करता है वो 1 से 1.5 लीटर होता है। और अगर आपको डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो गया है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण, तो उससे आपको क्या होगा? आपको जो मूत्र निष्कासन की आपकी दर है वो 10 से 15 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि आपको डेली 10 से 15 लीटर मूत्र निष्कासित आपके शरीर से होने लगेगा। ठीक है साथियों, कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे दूसरी